हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक अनदर पेपर को जो 3 जनवरी को हुआ था। 3 जनवरी 2022 को हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है क्या है? सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो सबके लिए एक समान नहीं है। डेवलपमेंट इंडिविजुअल रेट के थ्रू होता है, यानी हर एक बच्चे का अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग परिवेश में रह के। कोई बच्चा किसी परिवेश में अच्छा सीखता है, कोई किसी परिवेश में अलग सीखता है। तो परिवेश के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये बात ठीक है कि बहुआयामी है, अलग अलग वातावरण में रहते हैं बच्चे, अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने कंटेक्स्ट से सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगा जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक है। एक दिशात्मक नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। सिर्फ माता पिता के प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरनमेंट का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन अ वेरियस कंटेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। यानी अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये किसके अंदर आएगा हमारा? ये क्वेश्चन हर बार रिपीट, हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। सेंटर टू पेरिफेरी या फिर सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये आता है प्रोक्सिमो डिस्टल के अंदर। सिफेलोकोडल क्या होता है? हेड टू टो। ये हर साल पेपर आता है और इस बार जितनी भी शिफ्ट हुई है सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया प्रोक्सिमो डिस्टल का। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? सेंटर टू एक्सट्रीमिटी या सेंटर टू पेरिफेरी, अंदर से बाहर की तरफ। यानी बच्चे का जो कंट्रोल है पहले बड़ी मसल्स पे आता है, फिर उसके बाद छोटी मसल्स पे आता है। सिफेलोकोडल क्या होता है? हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ। बच्चा पहले सर संभालेगा, फिर अपनी गर्दन संभालेगा, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है, अधोगामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? यानी इमेजिनेशन करते हैं, खेल खेल में इमिटेट करते हैं। तो ऐसा कौन सी एज में होता है? इन्फेंसी में तो बहुत छोटा होता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड में भी थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, उसमें इमिटेट तो करता नहीं, उसमें तो अच्छे खेल खेलता है। और एडोलसेंस में तो बच्चा पूरा यंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा कल्पनाशील करके यानी इमेजिनेशन करके खेलता है। ठीक है, खेल खेल में इमेजिनेशन करता है, इमिटेट करता है दूसरों को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन? फैमिली, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल। तो फैमिली क्या है? ये तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन या फिर मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, ये क्वेश्चन भी हर साल आता है। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। तो बाकी के ऑप्शन है मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्कूल। ये तीनों हमारे सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो तीनों कौन से ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर 3 में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 3 हमारा यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, तीनों हमारे सही है। ये सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है और परिवार जो है हमारा वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Ruhi is shown 3 pencils and she observes that pencil A is longer than pencil B. Pencil B is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is longer than pencil C, which characteristic of Jean Piaget cognitive development is she demonstrating? यानी रूही क्या है? सीरियल ऑर्डर में लगा रही है चीजों को, सीरियल ऑर्डर में लगा रही है ऐसे करके कि ए जो है वो बी से बड़ी है, बी जो है वो ए से बड़ी है, इस तरह से। तो ये सीरियल ऑर्डर कौन सी स्टेज में आता है और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रांजिटिविटी थॉट। ट्रांजिटिव थॉट ये बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। किस में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है बच्चे के अंदर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है, सकर्मक अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, children in the operational stage are capable of. इस पेपर में सीबीएसई ने सभी को बोनस अंक दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन ये हिंदी में सही दिया गया है। मूर्त संख्यात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कौन सी थिंकिंग आती है? बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रोपोर्शनल रीजनिंग ये बच्चे के अंदर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आती है ये। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी बच्चा रिवर्स करके सोचने लगता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग? इनमें से कौन सी स्टेज लॉरेंस कोलबर्ग की नहीं है? तो इन्होंने बेसिकली 6 स्टेजेस पे बात की और 3 लेवल्स पे बात की है। वैसे हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। इन्होंने प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड पोस्ट ऑपरेशनल। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग? कौन सी स्टेज इसमें से नहीं है? तो इन्होंने 3 लेवल पे बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल जैसी कोई स्टेज इन्होंने नहीं दी है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा। नॉट पूछा है, ठीक है। अपारंपरिक चरण इस तरह का कुछ नहीं दिया है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। A teacher wants to design the teaching learning process in a classroom on Lev Vygotsky's socio-constructivism principle. Which of the following should she avoid? क्वेश्चन में ये देखना दिया क्या गया है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये बात तो ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ये ऑप्शन हमारा गलत है। आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का प्रयोग, इंग्लिश में देखते हैं डिजाइनिंग टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कंटेक्स्ट, सही बात है। जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो किस पे बेस पे होने चाहिए? सामाजिक संदर्भ में होने चाहिए। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, ये बात ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, यानी टेम्परेरी हेल्प देंगे जहां बच्चे को जरूरत होगी। यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू एसेस लर्निंग, ये गलत है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेंगे, फ्लेक्सिबल लेंगे जिसमें बच्चा इंटरेस्ट देके टेस्ट को करे। स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि बच्चे को कुछ आए ना, जब भी उसे नंबर लाने की लगी रहे कि चीटिंग करके ही ले आए, यानी स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे। स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, हमें फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 9, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय लेव वाइगोत्स्की इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो कौन सा मेथड? पीयर कोलैबोरेशन, यानी कोलैब करके पढ़े, इंटरेक्शन करके पढ़े पीयर्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, तो ये तो बात अच्छी है, डिस्कशन होगा। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल्स, तो इन्होंने तो कल्चरल टूल्स की बात की है, नॉन इंटरफेरेंस तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करता है, यानी रट्टे की बात नहीं करता है। डी कंटेक्चुअलाइज करिकुलम, यानी संदर्भ, बिल्कुल संदर्भ से अलग, जो करिकुलम का पार्ट है ही नहीं उसमें बात करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पीयर कोलैबोरेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है, सहकर्मी सहयोगिता। क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट, प्रगतिशील कक्षा में एक टीचर क्या बिलीव करता है? क्लास शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शन, तो ये बात बिल्कुल गलत है। टीचर तो फैसिलिटेटर का काम करता है, स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेगा वो। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में ही होती है, तो ये बात गलत है। लर्निंग हमारी हर जगह होती है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, कहीं भी हो। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम, यानी बच्चा या लर्नर्स जब भी क्लासरूम में आते हैं अपने साथ वो एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, ठीक है, जो अपनी वो रियल लाइफ से बनाते हैं। लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि लर्नर्स जो है बच्चे हैं वो
अपनी मीनिंगफुल लर्निंग सिर्फ प्रैक्टिस से या फिर रट्टे से करते हैं, तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होता है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, जो अपनी व सोसाइटी से सीखते हैं, जो अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपनी रियल लाइफ से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।